हेलो, राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने लिपि तक पढ़ा था। लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी में मिले सिक्कों पर यह लिपि नज़र आती है। आज की चीनी और जापानी भाषा को इसी श्रेणी में रखा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की देवनागरी लिपि, मराठी की देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन लिपि, स्पेनिश रोमन लिपि, जर्मन रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि, अरबी अरबी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, असमिया देवनागरी लिपि। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या होता है, यानी व्याकरण। हिंदी में ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों और वाक्यों एवं भाषाओं का विश्लेषण। जैसे बेटा बोल रहा है कि गर्म ग्लास में दूध है। माँ, नहीं बेटा, ग्लास में गर्म दूध नहीं है। तो ये क्या हो गया? व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान और प्रयोग कर सिखाता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। भाषा प्रयोग से अधिक जल्दी से सीखी जा सकती है। जैसे बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उस घर में बोली जाने वाली भाषा उसे जन्मजात आ जाती है, लेकिन बड़े होकर यदि वह भाषा के स्वरूप, वर्ण, शब्द, वाक्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहता है तो उसका सम्यक ज्ञान यानी एक्यूरेट नॉलेज प्राप्त करना चाहता है तो व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अपनी मातृभाषा के अंदर यदि कोई और भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए और शुद्ध शब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग के लिए व्याकरण का जानकारी होना आवश्यक है। जैसे भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन का सर्वोच्च साधन भाषा ही है। टूटी फूटी भाषा भावों में समझने में बाधक बन जाती है। भाषा को व्यवस्थित सिस्टमेटिक देने में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण ही भाषा का मानक यानी स्टैंडर्ड रूप निर्धारित करता है। जब तक हम किसी भी व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तो हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा को ठीक से नहीं सीख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। अब जान लेते हैं व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। व्याकरण के मुख्य दो रूप होते हैं। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का। भाषा वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन यानी एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि वह एक निश्चित को प्रकट करने में सफल होते हैं। जैसे निखिल विद्यालय जाता है, तो निखिल क्या हो गया? कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्योंकि विद्यालय तो निखिल ही जा रहा है। अगर हम इसको लिखें कि विद्यालय निखिल जाता है तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा और ये देखने में भी और पढ़ने में भी सही नहीं लगेगा। इसीलिए निखिल विद्यालय जाता है, तो निखिल हो गया सब्जेक्ट, कर्ता। ये क्या कर रहा है, मतलब निखिल कौन सा काम कर रहा है? तो ये विद्यालय जा रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्म। और क्या कर रहा है? आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो ये क्या हो गया? जाता है। ये क्या हो गया? क्रिया। यानी निखिल विद्यालय जाता है, तो ये हो गया कर्ता सब्जेक्ट, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया। इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको वर्ब बोलेंगे। यदि इस वाक्य को उलटफेर किया जाए तो इसके अर्थ में दुविधा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं बन पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर निखिल विद्यालय जाता है के बदले हम लिखें कि विद्यालय निखिल जाता है, तो ये उलट सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, उसका उलटफेर हो जाएगा, तो वो समझ में भी नहीं आएगा और उसका कोई अर्थ भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे कि निखिल विद्यालय जाता है या सोहन विद्यालय जाता है। कुछ भी लिखेंगे तो नाम पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, कर्ता पहले आएगा, उसके बाद कर्म क्रिया आता है।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपकी काम की लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।